है ना। तो मैं बोलता हूं कैसे, फॉर्मेशन ऑफ बफर ऑफ, एक तो यार सुबह सुबह लिखा नहीं जा रहा हाथों से, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर है। एक सेकेंड रुके, थोड़ा हाथ। फॉर्मेशन ऑफ बफर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना। हम लोग बना रहे हैं बफर की, कैसे कैसे बफर बन सकता है ना। ये पॉसिबिलिटी से तुम्हें क्या लगेगा, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। जैसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अब कॉन्जुगेट जो बेस होगा ना वो किसके साथ होगा, कॉन्जुगेट बेस एक तरह से सॉल्ट होगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, सॉल्ट सॉल्ट की फॉर्म में भी रह सकता है ना, ऐसे लिख दिया। जैसे हम लोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ WA एंड इट्स CB, कि पहला तो डायरेक्ट ही दे दिया जाए कि हमने एक वीक एसिड डाला है और एक उसका कॉन्जुगेट बेस डाला, डायरेक्ट ही हमने मिला दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, बफर मिल जाएगा वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का। सेकंड क्या करा है, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड lesser amount of strong base, lesser amount of strong base that required for neutralization। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि हम लोग वीक एसिड डाले और कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाले, और स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट लेसर होना चाहिए, किससे कम, न्यूट्रलाइजेशन के लिए जितना चाहिए उससे कम। जैसे सपोज करो CH3COOH था, वीक एसिड था, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया NaOH। अगर सपोज करो ये 100 मिलीमोल है, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH कितना चाहिए, 100 बोलते हैं हम लोग कि भाई 100 होना चाहिए, बोलो। हाँ बट हमें 100 से कम लेना है, जितना न्यूट्रलाइजेशन से चाहिए उससे कम लेना है, मतलब हमें LR ही रखना है हमेशा इसको, है ना। सपोज करो ये 80 मिलीमोल्स चाहिए, है ना। तो रिएक्शन को देखो कैसे सोचना है, ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब स्टार्टिंग में तो ये 0 0 है, अब ये कितना बचा 20 मिलीमोल्स, ये कितना हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो गया। ये कितना बना 80 मिलीमोल्स। अब अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन में है क्या, अल्टीमेटली सॉल्यूशन में क्या है बताओ, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, अल्टीमेटली ये दोनों है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर। ऐसे ऐसे हमें सोचना है कि भाई हमारे पास है क्या। जैसे ना लास्ट टाइम क्लास में कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ये सब होगा, अगर वीक एसिड ज्यादा हो गया तो ये सब कुछ होगा, ठीक है। या फिर एक और मेथड है इसको बनाने का, थर्ड मेथड क्या है, मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए, LR होना चाहिए। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो
एक तो हमारे पास CH3CO माइनस Na+ है ना, एक ये सॉल्ट है, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज करो HCl के साथ रिएक्शन करवाया। पहले तो बताओ ये CH3CO माइनस और Na+ ये सॉल्ट है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक। वीक बेस। बेसिक नेचर होगा, क्योंकि NaOH इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आया तो ओवरऑल सॉल्ट का नेचर होगा बेसिक, मतलब ये एसिड से रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3COH प्लस NaCl। ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो जाएगी, तुमने पढ़ा होगा ना, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा ऑर्गेनिक में कि हमेशा जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ टेंड करती है, पढ़ा होगा हाँ सर। ऑर्गेनिक में। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगी, हमेशा फॉरवर्ड में फिजिबल होगी तो रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब मान लो अगेन वही, इसके तो मान लीजिए 100 मिलीमोल है। क्वेश्चन में कैसे कैसे पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सपोज करो इसके 80 मिलीमोल है, हमेशा जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है उसको LR रखना है। अब क्या होगा, ये टाइम के साथ ये 20 मिलीमोल हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, ये 80 मिलीमोल बन जाएगा। अब देखो ना अल्टीमेटली सॉल्यूशन में है क्या, हम देखेंगे अल्टीमेटली सॉल्यूशन में सिर्फ ये दो लोग हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वो बोलेगा नहीं कि बफर है, हमसे कोई आके डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि ये सॉल्यूशन है, ये मेरा बफर है, तो बताओ इसका पीएच क्या होगा, नहीं। वो ये बोलेगा कि इसको हमने लिया, उसमें ये मिलाया, तो मिलाने के बाद तुम्हें सोचना है कि जिन दो लोगों को मिलाया वो रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अब तुम्हें पता चलता है कि रिएक्शन करेंगे, तो फिर रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, सारे कॉन्सेप्ट लगाओ अपने, फिर देखो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बन क्या रहा है, बच क्या रहा है, फिर सोचो थोड़ा क्या बफर है, हाँ है, फिर फार्मूला लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा। तो ये बफर बनाने की, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस के बफर बनाने की तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो डायरेक्ट मिक्स करेंगे, या फिर वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर उसके सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम ऐसा ही बेस वाले में हो जाएगा, वो मैं नहीं बता रहा, वो तुमसे कर लेना है खुद से, सेम मेथड है, उसमें कुछ अलग नहीं है। समझ में आया बफर कैसे बनेगा? बोलो बोलो यार। हाँ सर। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते हैं ना। जैसे मैंने लिखा है, बफर क्या होता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर वीक की डेफिनेशन क्या है, वीक मतलब कितना वीक, वीक की डेफिनेशन क्या है, बताओ ना। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वीक है या नहीं है, ये वीक की डेफिनेशन क्या है? सर जो वाटर से कम एसिडिक हो। वीक की डेफिनेशन में तुम्हें बता देता हूं, कोई भी एसिड दे रखा हो या कोई भी बेस दे रखा हो, उसका वीक हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब ये वीक है या नहीं। तो तुम्हें मैं एकदम बता देता हूँ वीक का डेफिनेशन क्या करना है। हमें अल्फा पता है, किसी भी एसिड का अल्फा कैसे निकालते हैं, रूट में Ka/C करके, बोलो ऐसे ही निकालते हैं। हाँ सर। हाँ सर। या फिर किसी बेस का अल्फा निकालना है तो रूट में Kb/C करके निकाला जाता है, हमेशा यही करना है तुम्हें, रूट में Ka/C या रूट में Kb/C, उसका अल्फा निकाल लो। अगर अल्फा 0.1 से छोटा आता है तो वो क्या है हमें उसकी किस कैटेगरी में रख देंगे, एकदम वीक वाली। 0.1 से बड़ा है तो फिर दूसरे मेथड लगाएंगे, है ना, अभी मैं बताऊंगा वो सब चीजें, पहले एक क्वेश्चन सर कर लो। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के और के भी, तो वो ऐसे ही वीक हो गया ना। अरे भैया किसी का K दे दिया, मान लो 0.2, तो इसको वीक नहीं मानोगे तुम, ये बफर बनाएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर। दे तो रखा है K.2 पर ये वीक नहीं है ना, वीक मतलब K भी छोटा होना चाहिए, 10⁻³ से छोटा टाइप, तभी बोलेंगे हम। K तो 0.2 भी दे दिया तो उसको वीक थोड़ी मान लेंगे, है ना। उसका अल्फा 0.1 से छोटा नहीं आएगा, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट। क्लियर है? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करोगे जब भी समझ आएगी चीजें। क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन क्या है हम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें क्वेश्चन ठीक है, करवा देते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट in grams which must be added to 500 ml, 0.2 m NH3 to give solution of pH 9.3, है ना। और NH3 का Kb दे रखा है हमें कितना, 2 × 10⁻⁻5। हम बोल रहे हैं कि अमोनिया के सॉल्यूशन में कितना ग्राम हम लोग ये मिला है अमोनियम सल्फेट, है ना, कि जो सॉल्यूशन है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच इतना हो जाए। हो गया 0.05। 0.05 क्या मोल्स? हाँ ठीक है, वैसे तो मैंने ग्राम में पूछा था, बट देखो क्या करना है हमें। हम लोग देखो अगेन डायरेक्ट मिक्सिंग कर रहे हैं ना। मैंने तो केसेस जो पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग चले। बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है किसकी, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड की, है ना। वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, देखो NH3 और NH4 प्लस है, डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है, तो क्या है, बफर है, ये बेसिक वाला बफर है, मतलब POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्ट का नहीं होता, कंसंट्रेशन इसका होता है ना, कॉन्जुगेट एसिड का। POH कितना होगा, 4.7, क्योंकि pH 9.3 करना है। PKB कितना होगा, ये भी 4.7, लॉग अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा हमें पता नहीं, वही तो ऐड करने, एसिड, सॉरी एसिड नहीं, बेस लिखना चाहिए था, बेस, बेस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2।
यहाँ से सॉल्व करोगे तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा 0.1 है ना। तो मोल्स कितना आएगा, मोल आएगा m इंटू वी, मतलब 0.1 इंटू वॉल्यूम 0.5 लीटर, तो आएगा 0.05। ठीक है, मोल से निकाल लो, काफी है। ग्राम्स में वेट चाहे तो निकाल सकते हैं। समझ आती है बात, बोलो। बोलो भाई। 0.2 होगा ना। हाँ सॉरी 0.2 होगा, मैंने गलत लिख दिया है। हम वापस से लिखते हैं, ये आएगा 0.2, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन आएगा 0.2 है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना आएगा, दिस इज 0.1 है ना, क्योंकि 2 अमोनियम आयन देंगे। तो मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट क्या आएगा m इंटू इन, 0.1 इंटू 0.5 लीटर, मतलब 0.05 मोल्स। अभी ठीक है, बोलो। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट H प्लस है ना, वही pH निकालना है, H प्लस निकालना है, एक ही बात है। इन 0.2 m solution of CHCl2COOH, जिसका K दे रखा है हमको 0.05 है ना। that also contain क्या 0.1 m CHCl2COO minus Na plus, neglect hydrolysis। बताओ। सर ये जो सॉल्ट दिया है CHCl2COH माइनस और Na प्लस, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो CHCl2CO माइनस जो आएगा और जो ऊपर वाले से आएगा, तो दोनों का ऐड करके कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ये तो तुम सोचो क्या करना चाहिए, क्योंकि एक दो हिंट मिलते ही तो फिर क्वेश्चन हो जाता है।
0.05 आता है। हाँ देखो, हाँ सही है आंसर। तो अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, पहली चीज तो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। बफर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो हमारा के है वो के बहुत ज्यादा है ना, के बहुत ज्यादा है, 0.05 बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो हम बोलेंगे हमारा जो एसिड है उतना वीक एसिड नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस तो है बट उतना वीक नहीं है जितना हम लोग इसको सोच रहे हैं। तो हम बोलेंगे देखो CHCl2COOH है ना, ये जाएगा डिसोसिएट होगा किसमें, CHCl2COO माइनस और H प्लस में, ठीक है। और ऐसे ही हमारा CHCl2COO माइनस Na प्लस, ये तो सॉल्ट है, ये तो 100% फॉरवर्ड में चला जाएगा CHCl2CO माइनस और Na प्लस में। इसका कंसंट्रेशन 0.2 था, 0.2 में से मान लीजिए सपोज करिए ये X चला गया तो ये कितना बनेगा X और ये कितना बनेगा X। इसका कंसंट्रेशन 0.1 था, ठीक है। तो ये तो पूरा ही 0.1 चला जाएगा ना, एक डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है इसलिए ये भी 0.1 ये भी 0.1। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली कहानी शायद वैसा सा कुछ हो गया है, यहाँ पर भी 0.1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग X ऐड करेंगे, है ना। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें कॉमन करना है क्योंकि एक ही सॉल्यूशन के अंदर सारी बातें हो रही है। और हाइड्रोलिसिस को तो नेग्लेक्ट कर ही दिया, हाइड्रोलिसिस तो मेरा हो नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो हम लोग K का वैल्यू क्या लिखेंगे, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन CHCl2CO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CHCl2COO H का कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.05 इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन X है, CHCl2 का है ये और इसका है 0.2 माइनस X। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो जो X का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.05 और वही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर देखो बफर सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है बट अगर K हमारा बहुत क्या बोलते हैं, K हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, सॉरी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा वैल्यू है K, जैसे 0.1 0.2 0.01 0.02 0.09 इस तरह का वैल्यू है। तो हम लोग दोनों से जो कॉन्जुगेट सॉल्ट है, कॉन्जुगेट बेस का जो सॉल्ट है उसका दोनों से कंसंट्रेशन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। बोलो सर एक बात बताइए ना कि वो के का आपने वैल्यू मतलब कैसे डिसाइड किया? अभी 0.05 तो हम लोग कैसे मानेंगे कब बफर होगा, कौन से के वैल्यू पे बफर होगा? तो कौन सी बताया तो रेंज में? था अभी, अल्फा निकालो, अल्फा निकालो रूट में के बाई सी करके, रूट में के मतलब 0.05 मतलब 5 × 10⁻⁻² अपॉन सी कितना था 0.2। तो ये कितना आएगा रूट में, कितना आएगा ये आएगा 50 कितना आ रहा है ये, सॉरी 50 आ रहा है ना ऊपर, 5 हाँ × 10⁻⁻1 ऐसा आएगा 0.5 आ रहा है। 0.5। तो मैंने बोला तो था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो सुनी नहीं क्या तुमने बात कि अगर अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा आएगा तभी वीक मानेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। चलिए हाँ, देखो इस तरह के क्वेश्चन ही तुम्हें एलिमेंट्री बफर में मिल सकते हैं। मैंने तो मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करवा दिया ना, इससे डायरेक्ट अगर इसके अलावा मिलेंगे तो वही है कि जैसे हमने ये ऊपर बफर बनाए ना 3 मेथड से, इन तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इनको मिलाया तो फिर वो पूछ लेंगे डायरेक्ट बफर बन रहा है नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला भी क्वेश्चन है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। सर उसमें वो डायरेक्ट पूरा खत्म क्यों किया? सॉल्ट है ना 100% डिसोसिएट होता है, अल्फा 1 होता है सॉल्ट का, कोई सा भी सॉल्ट हो एक डायरेक्शन में चलता है। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं solubility and solubility प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं KSP।
है ना। के इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एसपी का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो लेट, हम लोग बोलते हैं लेट सॉल्ट AXBY डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, एंड solubility in water is S, है ना। S मान ली इसकी solubility वाटर में S है, तो हम बोलेंगे जैसे मान लो कोई सॉल्ट था AXBY, सॉलिड था ना, ये सारे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें ना एक दो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पहले मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ ना। क्या कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हमारे पास जो सॉल्ट है ना वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है। सपोज करो मेरा सॉल्ट था 100 ग्राम का, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा सॉल्ट था 100 ग्राम का, मैंने उसको डिसॉल्व करवाया, सपोज करो वो 2 ग्राम ही डिसॉल्व हुआ, बट जितना वो डिसॉल्व होता है ना वो उतना तो 100% ब्रेक हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब एल्फा जो होता है इसका कितना होगा, एल्फा कितना होगा, एल्फा 1 होना इसका चाहिए। 1 होगा इसका एल्फा। मतलब जितना डिसॉल्व होगा उतना तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, जितना डिसॉल्व हुआ है उतना 100% डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब एल्फा इसका हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, नहीं, इसका एल्फा हमेशा 1 रहेगा, बट उतना ही 1 रहेगा जितना डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। डिसॉल्व पूरा नहीं होता बस, बाकी डिसोसिएट तो पूरा होता है। कौन सा पहला पार्ट डिसोसिएट होगा, जो डिसॉल्व हुआ है बस वही डिसोसिएट होगा। सपोज करें ये रिएक्शन जा रही है कैसा, प्लस वाई बी माइनस एक्वस, ठीक है। सॉलिड था इसको छोड़ दिया, इधर एक्स एस इधर वाई एस, है ना। सॉल्युबिलिटी इसकी वाई है, सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर में इसका कंसंट्रेशन, है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर में कंसंट्रेशन मान लो एक तरह से, तो एक्स एस वाई एस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो एक्स तो कोफिशिएंट है आगे, वो आ गए हैं। और इस इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको केएसपी बोलेंगे। ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। जैसे कोई फॉर्मेशन बनता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएफ हो जाता है, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में केपी हो जाता है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में केसी हो जाता है। वैसे ही ये केएसपी है, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी वही होगी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होती है, कि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इस तरह से सब कुछ। तो केएसपी क्या होगा, की पावर एक्स की पावर वाई, है ना, एक्स एस की पावर एक्स, वाई एस की पावर वाई। तो यहाँ से केएसपी का वैल्यू आता है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। इतने फार्मूला वगैरह याद रखने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल एजीसीएल, एजीसीएल के लिए केएसपी क्या होगा, अगर इसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ऐसे तो एस स्क्वायर, यही होगा क्या, एस स्क्वायर। हाँ सर। MgCl2 टाइप के लिए क्या होगा, बोलो, एस क्यूब 4s क्यूब, 4s क्यूब 4s क्यूब। 4s सपोज क्यूब। करो हाँ हमारे पास K4FeCN6 है, इसके लिए कितना होगा, 6 into x raised to 7। 256 s की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू, सही लिखा है क्या, 256 s की पावर 5, x की पावर 7 होगा ना। 4s की पावर 4 और s की पावर 1, आई थिंक यही होगा। 64 इंटू 64 शायद, 16 इंटू 16 आई थिंक, हाँ सही लिखा है। बोलो समझ आ रहे हैं, नहीं आता, अरे K4FeCN6 था, तो जाएगा तो क्या देगा 4K प्लस और FeCN6
4 माइनस, तो 4 है तो इधर आएगा 4s और इधर आएगा s, तो केस पे क्या होगा 4s की पावर 4 और s की पावर 1, मतलब 256 s की पावर 5, यही तो होगा। बोलो। हाँ सर। अगर हम लोग हाँ बात करें यूनिट ऑफ s, इसकी सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग, एक तो पहला पॉइंट तो ये लिख दिया मैंने, है ना। सेकंड पॉइंट इज हम बोलते हैं फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। ये सॉल्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100% सॉल्युबल नहीं है। फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जितना डिसॉल्व हो गया है वो तो डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो डिसॉल्व भी नहीं हुआ उसके डिसोसिएट करने की तो क्या ही बात करनी ना, हम वाटर में ही तो डिसोसिएशन देखते हैं। आयनिक में देखो दो चीजें हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में गैसेस में इक्विलिब्रियम देखा था, आयनिक में हम लोग एक्वस फेज में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जब सॉल्ट एक्वस फेज में आएगा कब, जब वो डिसॉल्व होगा। अब वो डिसॉल्व भी नहीं हुआ तो किस बात का एक्वस फेज, अगर डिसॉल्व हो गया एक्वस में आ गया तो जितना एक्वस में आया उसके लिए अल्फा क्या होगा 1 होगा। इतनी बात समझ आती है, बोलो। हाँ। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना। सिंपल सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग वही अगेन क्वेश्चन वाइज ही बात करेंगे। क्वेश्चन, डिटरमाइन द solubility of magnesium hydroxide in water if Ksp is equal to 4 into 10 raised to the power minus 12। ये बताना एक बार करके। फिर 10 टू पावर क्या 10 टू पावर -3 4 भाई, ये भी नहीं हो रहा क्या। s is equal to cube root of 2 into 10 to power -4। पता नहीं क्या कर रहे हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, जाएगा किसमें Mg2+ और 2OH माइनस में, क्या बन रहा है S और 2S। तो यहाँ से क्या होगा 2s का स्क्वायर इंटू s इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो s कितना आएगा 10 रेज टू द पावर -4। ये नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं कौन सा रूट क्यूब रूट पता नहीं क्या क्या बोल दिया है तुमने, समझ गए। हाँ। क्वेश्चन एक और लिखो, इफ solubility of calcium hydroxide is 7.4 microgram per liter, then Ksp। देखो सॉल्युबिलिटी फर्जी है, एकदम फर्जी है एलिमेंट्री में, तो मतलब मेरे को तो लगता नहीं एलिमेंट्री की सॉल्युबिलिटी से कभी ये एडवांस में क्वेश्चन आएगा। जो एक्चुअल सॉल्युबिलिटी आती है वो तो एडवांस वाले पार्ट में ही आती है, मतलब एलिमेंट्री एडवांस, वो आयनिक एडवांस में। तो अभी बेसिक बेसिक तो क्लियर हो पहले, फिर देखेंगे आगे की बात।
हो गया? 4 into 10 to power 21 minus 21. कितना आ रहा है? 4 into 10 to power minus 21. माइनस में 21। 1. हाँ ठीक है। तो देखो हमारा जो पहला काम क्या है, सॉल्युबिलिटी के यूनिट चेंज करना है ना। तो हम बोलेंगे कि जो यूनिट होती है सॉल्युबिलिटी की, वो हमने स्टैंडर्ड यूनिट में ही लेना है, मोल पर लीटर। तो ये कितना आएगा स्टैंडर्ड यूनिट में? देखो सॉल्युबिलिटी आएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 74 मोल पर लीटर। ये यूनिट चेंज करना आया। माइक्रो को तो 10⁻⁻6 लिख दिया, ग्राम में वेट था तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा 74 से, तो ये मोल पर लीटर में आ गया। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अब केस पे आएगा 4s³ के इक्वल, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻21। क्लियर है? बताइए। तो एक और क्वेश्चन करिए फिर। कैलकुलेट द solubility of PbCl2 ब्रैकेट में सॉलिड लिखा हुआ है in water if its alpha is 0.8 and Ksp is equal to 6.4 into 10⁻⁻24। देखो हम लोग बोलते हैं जनरली जो अल्फा होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, वो 1 होता है, बट यहाँ पर हमने 1 नहीं बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? 0.8। तो अब बताओ इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? हो गया? बोलो भाई। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। नहीं हुआ क्या? ऐसे ही बता दो आंसर, मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब आगे पीछे कुछ तो बोलो। क्यूब रूट ऑफ 1/320 into 10⁻⁻7। पता 10 to power नहीं। 12 by 4. Minus 12 by 4. 10 to power minus 12 divided by 4. देखो तुम देखो मैं क्या करता हूँ ना, ये तो सॉलिड है ना। अब देखो सॉलिबिलिटी आनी तो चाहिए थी S और 2S, है ना, बट क्या S और 2S आएगी? हमें इसको किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अल्फा। अल्फा से। जैसा होता है ना, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, जैसे है ना NaCl था, सॉरी NaCl क्या क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज करो HCl है, वो एक डायरेक्शन में जाता है H+ और Cl- देता है, जैसे मान लो इसके 5 मोल थे तो ये 0 हो जाता है और ये 5 और 5 मिल जाता है। बट CH3COH है ना, वो ऐसा चलता है CH3CO- और H+। तो अगर ये C है
तो यहाँ पर सी अल्फा बनता है, अल्फा से और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो अल्फा था वो 1 था, इसलिए अल्फा से मल्टीप्लाई हमने दिखाया नहीं। सेम वैसा ही है, पहले अल्फा 1 था तो हमने दिखाया नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करना। अब 0.8 अल्फा है तो उसको दिखाना पड़ेगा, समझे? बोलो। हाँ ठीक है, ऐसा हो गया है। अब वही सिंपल, अब हमें क्या लिखना है, केस पी इज इक्वल टू 0.8 इंटू एस की पावर 1 2 इंटू 0.8 की पावर 2। केस पी कितना है, केस पी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 4s क्यूब तो अलग आ गया, और 0.8 की पावर 3 अलग आ गया। ऐसा ही चलेगा? सही लिखा है क्या? हाँ सर। अब देखो इसको तो लिख दो, कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू एस क्यूब इंटू 0.8 की पावर 3। सर जो हमने एस लिखा है वो तब का सॉल्युबिलिटी होगा ना जब अल्फा 1 है, तो हम लोग वही मतलब जब इनने पूछा सॉल्युबिलिटी तो हम तब का निकाल रहे जब अल्फा 1 होगा। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की है, सॉल्ट तो सोल्यूबल हो गया, बट वो डिसोसिएट 0.8 हुआ है ना, तो उससे हमें क्या मतलब है? समझ रहे हो बात को? थोड़ा समझो, बोलो। सॉल्ट तो सॉल्युबल हो गया, अब वो डिसोसिएट 0.8 हुआ है तो हम क्या करें भाई? 0.8 हुआ है तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे। डिसॉल्व तो ऐसा हुआ है ना, वो डिसॉल्व पूछ रहा है, डिसॉल्व कितना हुआ है? बोलो। हाँ सर समझ, समझा, अगर वो PbCl2 एक्वियस पूछते तो वो एस होता। हाँ, वो हाँ सॉल्युबिलिटी समझ पूछा गया। कि डिसॉल्व कितना हुआ है ना, की पावर 1/3 इंटू -8 इक्वल टू एस इंटू 0.8। तो बस ये एस आएगा। अब मैं ना पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम देख लेना। तुम्हारा भी कुछ ऐसा आया है क्या? सही लिखा है क्या मैंने? कैलकुलेशन एक बार देख लेना। समझ गए? बोलो। सर एक बार फिर से बताना इसमें क्या हुआ? लास्ट में तो कैलकुलेशन हुई है बस। नहीं, स्टार्टिंग पार्ट में। स्टार्टिंग में वही है कि अब तुम देखो, एस और 2s होना चाहिए था सॉल्युबिलिटी, बट इसका जो अल्फा दे रखा है वो 0.8 दे रखा है। वैसे तो अल्फा है ना, एक्चुअली तो अल्फा 1 होता है, बट इसने क्वेश्चन को घुमाने के लिए पहले ही बोल दिया कि जो अल्फा है वो 0.8 है। तो जितना डिसॉल्व होना, जितना डिसोसिएट होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा, उसका 80% ही हो रहा है। तो 80% निकाल लिया हमने सभी का। 2s को भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, s को भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा होता है ना सी अल्फा करते हैं हम लोग, सर वैसा किया है बस। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये सिंपल सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछना तो बहुत मुश्किल काम है, शायद ही कोई पूछे। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, है ना? कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी। अब वही है, फंडा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें करके बताना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द solubility of AgCl in aqueous solution of 0.2 m, 0.2 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 0.02 m CaCl2 और KSP दे रखा है, AgCl का ही दे रखा होगा ऑब्वियसली, 10⁻⁻10। सर ये जो सॉलिबिलिटी हम लोग निकाल रहे थे जब पे अल्फा 1 था, वो सैचुरेशन पॉइंट के बाद निकाल रहे थे ना? ऑब्वियसली, कि ठीक अब है सर। जितना सॉल्युबल होना हो गया। देखो अगर ये वाटर में सॉल्युबल कराते हैं AgCl को और KSP 10⁻⁻10 होता तो सॉल्युबिलिटी कितनी आती? 10⁻⁻5।
-5। अब CdCl2 में करवा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, पहले से ज्यादा या कम? कम। अब कम कम आएगी ना। तो जो हमारा S है, ऑब्वियस हो गया कि हमारा जो S होगा वो लेस देन 10⁻⁵ होगा। ये तो 100% है ना, ऐसा तो होगा। अभी ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो मैं अभी बता दूंगा बाद में, पहले तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। सर 2.5 into 10⁻⁹ मेरे पास आंसर नहीं लिखा, क्या बोल रहा है, किसका क्या बोला इसने? 2.5 into 10⁻⁹ हाँ हो सकता है आंसर ये हो। देखो हमें ये चीज तो सबको समझ आती है ना, सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 से छोटी ही होगी, बोलो या नहीं आती? हाँ सर। ठीक है। अब देखो मैंने मेरा AgCl लिया, AgCl जाएगा और Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S है और S है ना। ये नई सॉल्युबिलिटी है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ये तो है ना, वही है ना। और यहाँ पर हम लोग 0.01 और ऐड करेंगे क्योंकि CdCl2 कितने क्लोराइड आयन देगा? सर 2 देगा ना, तो सॉरी 0.04 करना चाहिए ना, मैंने वो गलत लिख दिया। अभी सही है? हाँ हाँ सर। अब देखो हम लोग 10⁻⁻5 को भी 0.04 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट सॉल्युबिलिटी तो 10⁻⁻5 से भी छोटी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना S प्लस 0.04 इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0.04। बोलो। हाँ। ये मैंने ऊपर वाली चीज इसलिए लिखी ताकि मैं नेग्लेक्शन तुम्हें बता सकूं कि हाँ ऐसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो H कितना आएगा 10⁻⁻10/0.04 मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो देखो सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो गई कॉमन आयन की वजह से। ठीक है, तो नेग्लेक्शन क्यों से किया, ताकि मुझे पता था कि जब वाटर में सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ आ रही है तो अब तो और कम आएगी, तो इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितनी कम आएगी वो हमने निकाली। समझ गए? बोलो। हाँ सर समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, मैंने सोचा था 9 बजे तक आइनिक खत्म हो जाएगा बट लग नहीं रहा वो। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, पूरा ही लिख देते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CuOH होल्ड वाइज इन pH इक्वल टू 10 और KSP दे रखा है 10⁻⁻, कितना लिखूं यार, 16। ठीक है, pH 10 का कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने डाल दिया है किसको, कॉपर के हाइड्रोक्साइड को। तो बताना है क्या होगा। आइनिक में क्वेश्चन करोगे खुद से सोच सोच के तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। आइनिक की शीट को तो बराबर करना ही पड़ेगा एकदम सॉल्व, अदरवाइज आइनिक नहीं आएगी समझ। सर 10⁻⁻12 है। माइनस 12 नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा मेरे पास। सर -8। हाँ -8 आएगा। अब देखो हमने pH इक्वल टू 10 के सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी देखी है, तो देखो क्या है, pH अगर 10 है तो pOH कितनी होगी 4,
मतलब जिस सॉल्यूशन में मिला है उसमें ऑलरेडी OH माइनस आयन है 10⁻⁻⁴। अब CuOH होल ट्वाइस है, ये जाएगा, क्या देगा, कॉपर 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, मतलब क्या देगा, ऐसा ही लिखा है ना मैंने, S and 2S प्लस 10⁻⁻⁴। अब मुझे बताओ 2S को 10⁻⁻⁴ के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, तो हम लोग बोलेंगे S इंटू 2S प्लस 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻60। तो यहाँ से S निकालोगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा। ठीक है, बोलो। सर एक बार इसमें नेग्लेक्शन बता दीजिए ना कि नेग्लेक्ट कैसे किया है। पहले वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाल। अच्छा, नेग्लेक्ट कैसे किया? अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग यहाँ से जो आंसर निकालते हैं ना उससे ही क्रॉस वेरीफाई कर लो। हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अब 2 हाँ। इंटू 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻4 को ऐड कर रहे हैं। नेग्लेक्शन लग सकता है, तुझे लग रहा है सही किया मैंने हाँ, नेग्लेक्ट इसको? आना चाहिए। तो बस जो किया है सही किया है। अगर मेरा एस ऐसा आता है कि वो नेग्लेक्ट नहीं हो रहा तो मतलब जो मैंने किया था वो गलत था। चलिए लास्ट बचा है हमारे पास कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन है ना। पीपीटी बनाने की कंडीशन क्या है, कैसे हमारा पीपीटी बनेगा? तो देखो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ही बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा तो वहां देख लेंगे, अदरवाइज कंडीशन अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। कंडीशन क्या है, AgCl सॉलिड है, और बाकी अगर कुछ ज्यादा होगा तो हम एडवांस में देख ही लेंगे। ये एक्वस और Cl माइनस एक्वस में जा रहा है ना। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इसका KSP होगा, KSP क्या होगा, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर ही होगी, क्योंकि KSP के लिए बोल रहे हैं, Cl माइनस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। और एक Q डिफाइन करते हैं हम लोग, Q जिसको है ना शीट में IP भी लिखा है, KIP आयनिक प्रोडक्ट। तो क्या होगा, किसी भी टाइम पर ये किसी भी टाइम पर डिफाइन हो जाता है Q। तो अगर हम बोल रहे हैं कि Q इक्वल टू KSP है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और Q लेस देन KSP है, मतलब Q अभी भी छोटा है तो रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब और डिसॉल्व होगा। तो मतलब कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बोलो बोलो भाई, ऐसा ही है? हाँ सर। हाँ सर। अगर Q ग्रेटर देन KSP है तो हम बोलेंगे रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, Q बड़ा होता है KSP से तो क्या होगा, Q K से बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होगा ना। विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और वापस से वो सॉलिड बनाना शुरू कर देगा, एंड लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन। तो देखो हमारी कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन की, जो कंडीशन है प्रेसिपिटेशन की वो है Q ग्रेटर देन ये KSP, ये है कंडीशन। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लेते हैं, इक्वल टू वाली लेते हैं कि Q इक्वल KSP के हो जाए तो हमारा प्रेसिपिटेशन आएगा। बाकी देखो कंडीशन याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, तभी प्रेसिपिटेशन अकर होगा हमारे लिए, क्योंकि पीछे की तरफ ही सॉलिड है। बैकवर्ड कब जाती है, जब Q ग्रेटर देन KSP, Q K से बड़ा होता है तभी बैकवर्ड जाएगी और हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, हम बोल रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10⁻⁻³ m NaF and 4 into 10⁻⁻2 m SrNO3 whole twice are mixed. Predict whether
the PPT of SRF2 will form or not, और हमें दे रखा है KSP। अच्छा, एक चीज और याद रखना, KSP किसका होना चाहिए हमें, जिसका PPT बन रहा है उसी का ही KSP चाहिए। PPT बन रहा है SRF2 का, तो KSP भी उसी का चाहिए जिसका PPT बनता हो। 4 into 10⁻⁸। बताओ PPT बनेगा या नहीं बनेगा? हो गया क्या, बताओ? प्रेसिपिटेशन नहीं बन रही। हाँ, नहीं बनेगी PPT नहीं ऐसा? प्रेसिपिटेट। हाँ ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, हमें KSP तो दे ही रखा, हमें Q निकालना है। Q किसका निकालना है? जिसका प्रेसिपिटेशन बन रहा है उसी का Q। तो SR2+ का कंसंट्रेशन इनटू F- की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, यही होगा। बोलो, अब कोई मुझे बताएगा SR2+ का कंसंट्रेशन कितना है? 4 into 10⁻²। बाय 2 भी करेंगे, क्यों? क्यों कर रहे हैं बाय 2? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन भी तो उनकी हाफ हाफ हो जाएगी, इस चीज को भी ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां से आएगा 10⁻² इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻6, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻8, जो कि छोटा है किससे? KSP से, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या? नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आंसर में लिख देते हैं यहाँ पर नो। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो चलिए, हमने जितना पढ़ना था थ्योरी वाला पार्ट आयनिक एलिमेंट्री का हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हमारे पास क्या है? प्लानर में देखा किसी ने? सोल्यूशन है शायद से। सॉल्यूशन है क्या? सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया हुआ है 4 ठीक है। जनवरी तो से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स दिया। नहीं, मेटलर्जी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। अच्छा, आप पढ़ोगे मेटलर्जी फिर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो देखो अप्रोक्स मेरे अकॉर्डिंग 7 से 8 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाना चाहिए, है ना। शायद इतना तो थर्मो बचेगा। कब होगा? थर्मो करा देंगे, थर्मो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम इतना। और मेटलर्जी तो मैं एकदम अलग मेथड से पढ़ाने वाला हूँ, ऑनलाइन में बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके बराबर 4 लेक्चर में मेटलर्जी खत्म कर देंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 लेक्चर या 6 लेक्चर मानो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना। तो हम लोग यही हमारा प्लान है कि आगे 7 से 8 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन खत्म कर दे, मतलब हो जाना चाहिए 7 से 8 लेक्चर में। बाकी देखते हैं, है ना, जब पेपर भी खत्म हो गए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। हम लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, मतलब स्क्रीन शेयर करके मतलब जो लिखा हुआ है उसी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे थ्योरी बराबर पढ़नी पड़ेगी इनऑर्गेनिक में। हाँ सर, अगर इसमें प्रेसिपिटेशन होता है तो फिर हम लोग उसके क्वेश्चन क्या अगर बोल रहा है? क्योंकि अगर इसमें प्रेसिपिटेशन होता है अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसके बाद हम लोग सॉलिडिटी कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा है कोई। प्रेसिपिटेशन होता है तो बस हो गया, अब और क्या चाहते हो। अब वो होता है प्रेसिपिटेशन की कौन सी सॉल्युबिलिटी? कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह होता है जिससे वो अफेक्ट हो जाता है प्रेसिपिलिटी, वो सब इसमें नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो देखिए हम लोग स्क्रीन में, मैं देखो वैसे ही मैं बता देता हूँ, है ना। मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ये मैंने पहले पढ़ाया था बच्चों को, तो वो लिखा हुआ है मेरे पास। एकदम परफेक्ट थ्योरी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक में। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिपीटर में हैं तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा पढ़ना भी बेकार होगा हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। लिखा हुआ दिख रहा है सबको बराबर? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने लिखा है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला ए है। ये राइटिंग समझ आ रही है? मेरी तो नहीं है ये राइटिंग, बट समझ आ रही होगी तुम्हें, क्योंकि तुमने पता चल गया होगा, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मेरी तो नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी। सबसे पहला है ए इज सिंपल सॉल्ट, है ना। सिंपल सॉल्ट में लिखा द सॉल्ट विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। ऐसे सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप का कैटायन हो, एक ही टाइप का एनायन हो, वो सिंपल सॉल्ट होते हैं ना। जैसे एग्जांपल में लिखा है, फॉर एग्जांपल नीचे NaCl KNO3 BaCl2 Na2SO4 K2CO3। इन सभी में एक टाइप का एनायन और एक ही टाइप का कैटायन है। बोलो, ऐसा ही है? हाँ सर। फिर आगे लिखा है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं? द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन, और बोथ कैटायन एंड एनायन आर ऑफ मोर देन वन टाइप, है ना। मतलब या तो कैटायन एक से ज्यादा टाइप का हो, या एनायन एक से ज्यादा टाइप का हो, या कैटायन एनायन दोनों ही एक से ज्यादा टाइप के हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे एग्जांपल भी लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके नीचे लिखा है एक और एग्जांपल माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो। अब ब्लीचिंग पाउडर में एक टाइप का कैटायन है बट एनायन दो टाइप के हैं। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट में दो टाइप का कैटायन है बट एनायन एक टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट। चलिए, अब उसके बाद थर्ड लिखा है मैंने डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? मैंने लिखा है व्हेन टू सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन in appropriate molar ratio are mixed and heated to dryness, the residue left is called double salt। मतलब हमने क्या बोला है कि हम लोग दो सॉल्ट को मिलाकर जब कोई सॉल्ट बनाते हैं तो उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। इसके दो सबसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल जिनके फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए, कौन कौन? एक तो दिया है मैंने पोटाश एलम, एक दिया है मैंने मोहर सॉल्ट। K2SO4.Al2SO4 पोटाश एलम होता है, Na2SO4.FeSO4.6H2 इज मोर सॉल्ट, ठीक है।
तो दो सॉल्ट को मिलाकर जो सॉल्ट बनाते हैं उसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। हम लोग सॉल्ट की कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, उसमें जो एक स्पेशल सॉल्ट होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसी को हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? बोलो। हाँ तो इतना जो लिखा है सबको क्लियर है? डेफिनेशन सारी सिंपल डेफिनेशन, पढ़ने से समझ आने वाली डेफिनेशन है, कुछ इसमें बहुत भयंकर कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे तो भी समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं। 3 सॉल्ट देख लिए हमने, सिंपल, मिक्स्ड एंड डबल, है ना। अच्छा, फिर एक नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखा है उसको हम पढ़ देंगे, पहले इमेज को सेट कर लें एक बार। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, नोट, aqueous solution of double salt gives characteristic test of all the ion by which it was originally formed, है ना। हम बोलेंगे कि इसका aqueous solution लेंगे डबल सॉल्ट का, तो ये सारे हमारे को सारे के सारे टेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम है, पोटाश एलम किस किस के टेस्ट देगा, लिखा हुआ है नीचे। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम किस किस के टेस्ट देगा, बोलो। K plus Al3 3 plus और SO4 SO4 2-। तो डबल सॉल्ट में जो जो आयन प्रेजेंट है उन सभी के टेस्ट हमको दे देगा। नेक्स्ट, डीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने 4 तरह के सॉल्ट बोले, मिक्स्ड, डबल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इनका एक और नाम होता है, एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग इनको, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं। डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन, मेनली ऑफ एटम, ब्रैकेट में लिखा है, bonded to certain number of species called ligands in a certain geometrical arrangement through coordinate bond। इतनी बात समझ आती है? जो मैंने लिखा है इसकी स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें सेंट्रल एटम या आयन होते हैं जो एक फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज से कनेक्ट होते हैं, जिन स्पीशीज को लिगेंड बोलते हैं, और उस स्पीशीज से एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रहते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आती है या नहीं आती, बोलो। हाँ, सर। तो देखो नीचे मैंने 3 एग्जांपल भी लिखे हैं, एक तो K4FeCN6, एक AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और एक CONH3 6 और बाहर Cl3। तो जो ये तो खैर तुम्हें तो पता ही होगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम लिखा होता है उसी को हम लोग सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन बोलते हैं। बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है हमेशा सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। हाँ सर। मैंने एरो बना के भी लिखा है, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो आयरन पर एरो बना के लिखा है Ca, मतलब वो सेंट्रल एटम है। फिर Ag पर लिखा है, फिर उसके नीचे कोबाल्ट पर लिखा है। बाकी देखो, फिर बाकी मैंने Cn पर लिगेंड लिखा है, लिगेंड इज Cn माइनस, फिर नीचे लिखा है NH3 इज लिगेंड, फिर उसके नीचे लिखा है अगेन NH3 इज लिगेंड। तो ये बात तो क्लियर है ना सभी को, क्या लिगेंड है, क्या सेंट्रल एटम है, ये सब चीजें। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी। बड़े हम आगे चले, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है सम बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स। कुछ टर्म्स और डेफिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, ठीक है। तो हम इसमें बोलते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम एंड वेरियस लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे K4FeCN6 है,
तो ये एफिशिएंसी जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इसमें लिखा भी है कि इट इज which consist of central atom and various ligands attached to central atom। क्लियर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब? बोलो। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट लिखा है आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन और फ्री आयन। सेकंड डेफिनेशन, आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन और फ्री आयन क्या होते हैं? ये हम बोलते हैं इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अदर देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो बचा है वो क्या है? वो है हमारा आयनाइजेशन स्फीयर। हमने लिखा है नीचे स्टार मार्क करके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन आर अटैच्ड बाय आयनिक बॉन्ड। हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। नीचे फॉर एग्जांपल लिखा भी है मैंने, K4FeCN6 में जो ये पोटेशियम होगा वो क्या होगा? काउंटर आयन हो गए। और FeCN6 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन FeCN6 स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन मैंने देखो इसको डिसोसिएट भी करवाया, एकदम ये सॉल्ट है, सॉल्ट 100% डिसोसिएट होगा तो K4FeCN6 डिसोसिएट होकर देगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, इतनी बात समझ आती है। तो नेक्स्ट फोर्थ, हम लोग अभी बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स हो सकती है। थर्ड हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एटम के बारे में, क्या होता है ना। सेंट्रल एटम में देखो लिखा है इट इज जनरली अ मेटल एटम और आयन, मतलब जनरली मेटल एटम और आयन होगा ना, which accept lone pair of electron from ligand. Central atom behave as a Lewis acid and form coordinate bond with ligand। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। कि ये मेटल एटम या आयन हो सकता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। नीचे स्टार मार्क करके लिखा है सेंट्रल एटम बिलोंग टू डी ब्लॉक मेटल। जनरली हम बोलते हैं कि जनरली जो सेंट्रल मेटल होगा या सेंट्रल मेटल एटम होगा या सेंट्रल मेटल आयन होगा वो जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा ना, जनरली डी ब्लॉक का होगा। एंड सम एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स एंड सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल्स। हम बोलते हैं कि कभी कभी एस और पी ब्लॉक के मेटल भी आ सकते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल भी आ सकते हैं, है ना। जैसे इसमें लिखा है बोरोन और सेलेनियम, ये बेरिलियम को लिख दिया है, बेरिलियम इसलिए लिखा है, बेरिलियम वो एस ब्लॉक वाले को कंसिडर करते हुए लिख दिया है। बोरोन, बेरिलियम, सेलेनियम ये इस तरह के भी हो सकते हैं। बाकी तो तुम्हें देखने को मिलेंगे नहीं, तुम्हें ना 99% केस में डी ब्लॉक के मेटल ही एज ए सेंट्रल एटम देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे नॉन मेटल हो सकते हैं सेंट्रल एटम जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब उसमें थोड़े बहुत मेटलिक कैरेक्टर। फोर्थ लिखा है मैंने लिगेंड। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सम इंपॉर्टेंट टर्म। पहली टर्म पढ़ी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर, थर्ड सेंट्रल एटम, फोर्थ इज लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड इज अ मॉलिक्यूल और आयन। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है ना। जनरली हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कुछ अलग नहीं लग रहा तुम्हें? अनपेयर्ड लिखा हुआ अच्छा नहीं लगा? हाँ सर, वो एक ही लोन पेयर होना चाहिए ना उसके पास। हाँ ना, वही ना। क्या लिखे? अनपेयर्ड को हटा के क्या लिखे? क्या टर्म बेस्ट हो? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। हाँ। Ligand is a molecule or ion generally having lone pair of electron which can be donated to central atom to form coordinate bond। ठीक है, हमें सबको पता है लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नीचे स्टार मार्क करके लिखा है लिगेंड्स बिहेव एज अ लुईस बेस। ऑब्वियसली सेंट्रल एटम लुईस एसिड है तो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह। समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ पॉइंट इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज। डोनर साइड। देखो मैंने लिखा है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का डेफिनेशन,
डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए लिगेंड विद सेम सेंट्रल एटम, कि एक सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया का डेंसिटी कितना है? 1 है। 1 है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है, तो मेटल एटम के साथ एक ही बॉन्ड वो बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए उसका डेंसिटी है 1। तो इसमें है ना, देखो कुछ एग्जांपल है हमारे पास जो हमें बिल्कुल एकदम याद ही रखने हैं, है ना, यही है ना नेक्स्ट पेपर, हाँ यही होना चाहिए, जो हमें एकदम याद रखने हैं। वो क्या है, वो देखो कि कौन कौन से लिगेंड कौन कौन से होते हैं, वो लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो देखो टाइप्स ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी के बेस पर मैं लिगेंड का टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, डेंसिटी के बेस पर मैं लिगेंड का टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। तो डेंसिटी के बेस पर लिगेंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो हमें याद होने चाहिए, मैक्सिमम तो हमने लिख रखे। सबसे पहला लिखा है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनके पास एक डोनर साइट हो। एक डोनर साइट हो, मतलब जो सेंट्रल एटम के साथ एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड विद सेंट्रल एटम इज 1। लिखी है डेफिनेशन, ये रही, ये डेफिनेशन है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल एटम इज 1। अब एग्जांपल देखो, NH3 X माइनस PH3, इसको फॉस्फिन बोलते हैं, H2O, CO मतलब कार्बोनिल, CO का मतलब कार्बोनिल है, ब्रैकेट में लिखा है, कोई उसको कोबाल्ट ना समझ ले। NH2 मतलब अमाइड आयन, NH2 माइनस मतलब इमाइड आयन, N3 माइनस मतलब अजाइड आयन, OH फिनॉल, पिरिडीन को ब्रैकेट में PY लिखा है, ये PY भी याद रखना होता है। एक लिखा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मतलब PH3 में सारे H को फिनाइल से रिप्लेस कर दिया है। इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने किसके, मोनोडेंटेड लिगेंड के। सारे एग्जाम्पल याद रखें, NH3, हैलाइड आयन, PH3, वाटर, कार्बोनिल, अमाइड, इमाइड, अजाइड, OH माइनस, फिनॉल, पिरिडीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, बोलो बोलो। सर फिनाइल में फिनॉल में भी होगा? हाँ लिखा है ना फिनॉल, मतलब तुम्हें लग क्या रहा है, क्या होगा? किसके? नहीं, ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा ना, तो वो तो एक हाइड्रोजन और एक फिनाइल के साथ फॉर्म बॉन्ड बनाया है, तो उसके पास 2 लोन पे रहते ही है ना ऑक्सीजन के पास, तो एक ही बनाएगा, वैसा पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, एक ही बनाएगा, 2 लग रहे होंगे, बोलो क्या सर? क्या दिक्कत, क्या है, डाउट क्या है? नहीं सर, समझा। ठीक है, अब सेकंड देखा, सेकंड बोला है बाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, मतलब एक होना चाहिए। बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे हो तो बहुत सारे सकते हैं, बाइडेंटेड ऐसे, मोनोडेंटेड भी, बट जो एग्जांपल हमारे काम आने वाले हैं, हमें बार बार दिखेंगे, हम उनकी बात करें। सबसे पहला बोला है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड, बाइडेंटेड सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहले बोला ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OX माइनस से, सॉरी OX से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलेट को। हाँ, अब ऑक्सिलेट में है ना, ये चीज ध्यान रखना, इसमें जो डोनर एटम होते हैं वो कौन होते हैं? ऑक्सीजन। मैंने डोनर साइड भी बताई है, ऑक्सीजन O- से मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है सभी को, है ना। तो OX से ऑक्सिलेट आयन। सेकंड है ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन भी मैंने लिखा है। ग्लाइसिनेट आयन में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बात ध्यान रखें, डोनर साइड्स ध्यान रखें। CH2 CO- और NH2 है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेरी डोनर साइड है, ठीक है, ये भी हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। थर्ड बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है यूरिया। यूरिया में सिंपल है CO NH2 NH2, तो यहाँ पर जो डोनर एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन। ये बात ध्यान रखें। फिर लिखा है एसिटाइल एसिटोनेट आयन, जिसको हम लोग ACAC बोलते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें पता होना चाहिए
कि जो OX होता है, ये इनके जो हम लोग ये इनिशियल टाइप लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। OX है, GLY है, ग्लाइसिनेट आयन, ACAC है। अब ACAC में ध्यान से देखो, ACAC इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। अब इसमें है ना ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, और यहाँ से दोनों तरफ से क्या बन रहा है इसका O माइनस हाफ, यहाँ से मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग लिख देते हैं कि जो डोनर एटम है वो कौन है ACAC में, ऑक्सीजन है ना, सेम डोनर एटम है। फिफ्थ इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। तो देखो ये जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन है ना वो ये रहा नीचे, बट मैंने उसका प्रोसेस लिखा है, वो बनेगा कैसे, ये प्रोसेस बताया क्यों है, बनेगा कैसे, ताकि हमें याद रहे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन DMG बनता कैसे। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन हम लोग किस किस का रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो नीचे ध्यान से, किस किस का रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइमिथाइल ट्राइऑक्सल और हाइड्रोक्सिल अमाइन का। हाँ, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल और हाइड्रोक्सिल अमाइन है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के 2 मोल लिए हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल है 2, मेरा H2O निकला है ना, 2 मेरा H2O निकला है, H2 लिखा है इसमें तो मेरा मिलेगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। उसमें से मेरा एक H+ निकल जाएगा, उसमें से मेरा एक H+ निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। अब देखो इसमें मैंने नीचे एक ब्रैकेट बना के एक छोटी सी चीज लिखी है, इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखें, क्या है, इसमें जो डोनर साइट है लगता ऐसा है हमको कि ऑक्सीजन से डोनेशन होता होगा, बट ऐसा नहीं होता। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम 8 डोनर एटम लिखा है ना, जो डोनर साइट है दोनों वो क्या है, नाइट्रोजन एटम है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट को भी याद रखें, छोटी छोटी चीजों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक डाउट था इसमें सर, ऑक्सीजन डोनर साइट क्यों नहीं हो सकता है, मतलब वो डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन डोनर साइट हो सकता है कौन नहीं पता कि वो मेरे को। theoretical है? कौन डोनर साइट है कौन नहीं, देखो इसका शायद, अब देखो लॉजिक, मैं लॉजिक दे सकता हूं बट इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, बस वो लॉजिक तो मैं दे दूंगा जो इसमें एप्लीकेबल होगा, बट फिर तुम ये जो मैं लॉजिक अभी दे दूंगा फिर तुम हर जगह लगाओगे, अब हर जगह लगाओगे फिर बाद में आंसर नहीं आया तो मुझे गालियां दोगे हाँ ठीक है। कि ये क्या गलत सलत बता दिया। और एक ठीक है, सर लॉजिक तो हम दे सकते हैं। ऑक्सीजन क्यों डोनेशन देगा, नाइट्रोजन डोनेशन देगा क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पे डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, बेटर फिट। हाँ बोलो। हाँ। और एक डाउट था सर, यूरिया में जैसे कि हम लोग ने देखा कि 2 नाइट्रोजन एटम डोनेट करते हैं ना मेटल एटम को, तो सर चार जब ऐसा 4 वाला रिंग बनता है 4 मेंबर रिंग, तो वो डोनेट नहीं करेगा ना वैसे। अभी बात करेंगे उसके बारे में, बट जो यूरिया होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 6th है हमारे पास। देखो हमने इतने सारे, हम लोग सारे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। एक सेकंड रुकिए, बाइडेंटेड लिगेंड्स की कहानी मैं आज खत्म ही करूंगा। 3 3 6 7 है ना, ठीक है ठीक है, हाँ बाइडेंटेड लिगेंड्स इतने ही है हमारे पास। अब इथाइलिन डायमीन जिसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा इथाइलिन डायमीन तो सिंपल है, दोनों ही नाइट्रोजन एटम ही इसमें डोनर होते हैं ना, CH2 के दोनों तरफ अमीन है। एक होता है प्रोपाइलिन डायमीन, प्रोपाइलिन डायमीन जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही है। ठीक है, प्रोपेन होता है उस पर 2 अमीन लगे होते हैं, वो 1-2 पोजीशन पर होते हैं ना कि 1-3 पोजीशन पर। एक होता है हमारे पास डाइपेरिडिल या बाइपेरिडिल जिसको डाइपाई या बाइपाई भी बोलते हैं, ये नेम याद रखें है ना, ये जरूरी है याद रखना। इसको PN बोलते हैं, इसको EN बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 फिनाइल होते हैं है ना, डाइपेरिडिल या बाइपेरिडिल, उसमें नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम होता है। इसके बाद लिखा है नीचे फिनांथ्रोलिन, ये इसको बोलते हैं PHCN। ये क्या होता है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही होता है, नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम है, डोनर साइड नाइट्रोजन मेटल को दे रहा है। साइड में मैंने नोट डाल के एक बात लिखी है जिसको याद रखें कि हमारे पास अगर बेंजीन पर 2 OH लगे है ना, एक तो लगा है हमारे पास ये पैरा पर या और तो मेटा पर, डू नॉट एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, बोलो। हाँ सर।
चलिए फिर आज का क्लास हमारा इधर ही। होमवर्क क्या है, कल संडे है ना, कल तुम लोग फ्री होंगे एकदम? सर कल सर, लेक्चर कल है। दिया था ना। कल होमवर्क दिया है ना सर? हाँ सर, कल दिया नहीं था सर आपने। होमवर्क हमारे पास। अरे कल लेक्चर है तो ऐसा कौन सा लेक्चर है कल जो पूरे दिन रात लेक्चर ही चलेगा? होमवर्क दिया है ना सर कल का? होमवर्क दिया है सर आपने। हाँ सर, आपने दिया है ना एल homework। एफ जी एच केमिकल आई जे के इक्विलिब्रियम। एल एम एन। चलो है ना, एक एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, मतलब ऐसा तो मैं बिना होमवर्क दिएगा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कर लेना केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये भी ऐड कर लो उसमें, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, ये थ्योरी पढ़ो यार, इनऑर्गेनिक में थ्योरी बराबर रिवाइज करते रहो, तभी इनऑर्गेनिक पढ़ने का फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।